स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान ये ऐलान किया है कि जिन गांवों को भारत चीन युद्ध के दौरान खाली कराया गया था, उसे दोबारा बसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम यह नहीं भूल सकते हैं कि 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के दौरान गांव को खाली करा दिया गया था। उसके पुनर्वास के प्रयास किए जाएंगे। आपको याद होगा, मैंने देश के लोगों से आग्रह किया था, मेड इन इंडिया, हिंदुस्तान में शादी करो। आजकल लोग दुनिया के देशों में चले जाते हैं। यहां क्या कमी है भाई? पैसे यहां खर्च करो ना। और उत्तराखंड से बढ़िया क्या हो सकता है? मैं चाहूंगा कि सर्दियों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उत्तराखंड को देशवासी प्राथमिकता दें। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो। हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। अब ऑफ नहीं, ऑन का जमाना। अभी पहाड़ों पर पर्यटन सीजन के हिसाब से चलता है। आप सब जानते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन इसके बाद उनकी गिनती बहुत कम हो जाती है। सर्दियों में अधिकतर होटल्स, रिसोर्ट्स और होम स्टे खाली पड़े रहते हैं। ये असंतुलन उत्तराखंड में साल के एक बड़े हिस्से में आर्थिक सुस्ती ला देता है। इससे पर्यावरण के लिए भी चुनौती पैदा होती है। साथियों, सच्चाई ये है कि अगर देश विदेश के लोग सर्दियों के मौसम में यहां आए तो उन्हें सच्चे अर्थ में देवभूमि की आभा का वास्तविक परिचय मिलेगा। विंटर टूरिज्म में यहां लोगों को ट्रैकिंग, स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज का रोमांच सचमुच में रोमांचित कर देगा। धार्मिक यात्रा के लिए भी उत्तराखंड में सर्दियों का समय बेहद खास होता है। 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, तभी हमारा जादू गांव को खाली करवा दिया गया था। ये हमारे 2 गांव खाली कर दिए गए थे। 60-70 साल हो गए, लोग भूल गए। हम नहीं भूल सकते। हमने उन 2 गांवों को फिर से बसाने का अभियान चलाया है और बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज मैं देवभूमि से देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भी
हर कोने के लोगों से, खासकर युवा पीढ़ी से और मां गंगा के मायके से, इस पवित्र भूमि से देश की नौजवान पीढ़ी को विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। साथियों, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। खबर खटीमा से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं डीडी हाट विधायक बिशन सिंह चुफाल ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और सहकारी समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र में बीजेपी का शासन है, इसलिए ग्राम सभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को जिताया जाए, जिससे कि ग्राम पंचायतों का विकास हो सके। खटीमा में क्योंकि प्रताप सिंह मेहरा जी है, उनके परिवार में भी शादी दूसरे और एक परिहार जी हैं, पदम सिंह जी हुआ करते थे मेरे गांव की, उनकी पुत्र की शादी भी है। तो शादी में तो मैंने अध्यक्ष जी को टेलीफोन किया कि भाई मैं आ रहा हूँ। तो सभी कार्यकर्ता ने यहाँ पर रामगढ़ में मिले, तो मैंने कहा आपस में बैठ लेते हैं। तो इस विषय में थोड़ा कोऑपरेटिव के बारे में चर्चा हुई और उसके बाद पंचायती चुनाव होने हैं जल्दी से, इस विषय में भी चर्चा हुई। यहाँ के कार्यकर्ताओं से भी मैंने सबसे जिन लोगों ने स्वागत किया और मंडल अध्यक्ष का भी हमने स्वागत किया। ये अध्यक्ष जी हैं, इनके नेतृत्व में हमारे जो यहाँ पर पंचायत चुनाव है, कोऑपरेटिव चुनाव है, हम बिल्कुल विजयी होंगे, क्योंकि अपनी सरकार है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी अपनी सरकार है, तो नगर में भी अपनी सरकार है, तो पंचायतों में अपनी सरकार होनी चाहिए। बिल्कुल नीचे स्तर से लेकर ऊपर तक अपनी सरकार है, तो तब काम जनता के बीच में काम भी दिखाई देता है और लोग केंद्र और प्रदेश की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है वो जनता तक पहुंच पाती है। अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां राशन में घटतौली की शिकायत मिलने पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश के सभी 193 गोदाम में 31 मार्च तक धर्म कांटे का सख्त निर्देश जारी किया। बुधवार को विधानसभा स्थित सभा कक्ष में आयोजित विभागीय अधिकारियों और राशन डीलर एसोसिएशन की बैठक में कैबिनेट मंत्री ने लंबित समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। खाद्य विभाग की बैठक में जो महत्वपूर्ण बात थी वो हमारे प्रदेश भर के जो हमारे राशन डीलर हैं उनकी कई सारी समस्याएं थी और उन समस्याओं को देखते हुए आज की बैठक आहूत की गई थी। राशन डीलरों के संगठनों के सभी पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। 13 जनपदों के सभी पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व रहा। जनपद से हमारे डीएसओस जुड़े रहे और इस बैठक में राशन डीलरों का जो लाभांश और भाड़ा के संदर्भ में उनके भुगतान न होने के उनके विषय को संज्ञान में लिया गया है, जिसमें उनको हम लोगों ने जून माह तक का भाड़ा हम लोगों ने उनको दे दिया है और सितंबर माह तक का हमने उनको लाभांश दे दिया है। शेष की प्रक्रिया गतिमान है और चूंकि हम सब लोग जानते हैं कि यह बजट जो है वो भारत सरकार के द्वारा हम सबको मिलता है, तो भारत सरकार की तरफ से भी अभी 1-2 दिनों में बजट आने की पूरी संभावना है। जैसे ही हमको बजट प्राप्त होगा तो ये हमारे राशन डीलरों के संगठनों को भी ये बता दिया गया है, त्वरित भुगतान होगा। इसके साथ ही एक कोविड पीरियड के समय उनका कुछ भुगतान नहीं हो पाया था, उसके लिए भी भारत सरकार से हम लोगों ने अनुरोध किया है। संभवतः वह भुगतान भी जो कोविड पीरियड के दौरान में जो लाभांश का भुगतान है वो भी जो है बहुत जल्द उनको मिलने वाला है।
इस प्रकार से भारत सरकार में लगातार वार्ता भी चली है, उनकी ओर से सहमति भी आई है। इसके अतिरिक्त हमारे जो राशन डीलर हैं उनका कहना था कि हमारे सभी गोदामों में जो है, जो हमारे लगभग 193 गोदाम है, और खासकर जो बड़े बड़े जनपद है जहाँ बड़े बड़े गोदाम है वहां पे धर्म कांटा लगना चाहिए। उसके निर्देश भी आज हमने डिपार्टमेंट को दिए हैं कि हम लोग ये सुनिश्चित कर ले कि जहाँ पे 100 कुंटल का हमारा धर्म कांटा लगना है, कहीं पहाड़ पर हमारे को 10 कुंटल का लगाना है, इसका परीक्षण कर ले। उसके अनुसार जो है हम 31 मार्च तक हम जो है धर्म कांटा अपने गोदामों में लगाना सुनिश्चित करें, ये सख्ताई से निर्देश दिया है, ताकि किसी तरीके से घटतोली का शिकार हमारा लाभार्थी या हमारा राशन डीलर को दिक्कत खड़ी ना हो, ये भी आज स्पष्ट कर दिया है। इसके साथ ही एक समस्या और हमारे बीच में बताई गई थी, वो समस्या जो हमारे कार्ड धारक हैं, कार्ड धारकों के लिए ये नियम है कि हम लोग 10 दिन के अंतर्गत उनको हम राशन कार्ड बनाकर देते हैं। तो संभवतः 10 दिन के अंतर्गत में राशन कार्ड उनकी जब हम ऑनलाइन कर देते हैं, उनका राशन कार्ड बनता है, तो वो उनको कागज में शुरुआत में 10 दिन के अंतर्गत प्राप्त होता है। अब ये उनकी ओर से आया था कि इसको पीवीसी बनाने के लिए, कार्ड को पीवीसी के रूप में देने के लिए हमारे को मशीन जो है हमारे को खरीदने की अनुमति मिल जाए। इसके लिए भी आज निर्देश दिए हैं कि हमारे सभी डीएसओ अपने अपने जनपद में जिला स्तर पर ही वे मशीन को लगाएं और उसी मशीन से जो है 10 दिन के अंतर्गत उनको राशन कार्ड कागज में नहीं अपितु पीवीसी फॉर्म में जो है उनको कार्ड बना के दे, ये भी स्पष्ट तरीके से उनको निर्देशित कर दिया है। तो आज ये सभी प्रमुखतः बिंदु जो है आज बैठक में रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे राशन डीलरों के पास में जो है ई-पॉस मशीन के माध्यम से भी राशन वितरण होगा, जिसमें सारा सिस्टम जो है वो बायोमेट्रिक पैटर्न से बिल्कुल नेट टू नेट रहेगा। तो उसका भी प्रशिक्षण जो है उनको प्राप्त हो, इसको भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। तो निश्चित रूप से हम सबकी ये कोशिश है कि जो हमारा पीडीएस सिस्टम है वो बहुत पारदर्शी तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो, ताकि हमारे लाभार्थी जो कि राशन कार्ड धारक है उनको किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। इसके अलावा हाँ, एक और बात एसएफआई के अंतर्गत भी आपको बताना चाहूंगी कि हमारे राशन डीलरों की यह मांग थी कि एसएफआई के अंतर्गत जो हमारे कार्ड धारक हैं उसके अंतर्गत उनका कहना था कि चूंकि उसकी धनराशि जो है 11 किलो या 13 किलो की जो है वो राशन मिलता है, और जो पैसा जो है वो मात्र शायद 11 रुपए इस प्रकार का है, तो उसको थोड़ा सा धनराशि बढ़ा दी जाए और उसमें जो हमारे को लाभांश है उसको बढ़ाया जाए। तो संभवतः हमने एसएफआई का जो लाभांश है वो हम लोग बढ़ाने का प्रस्ताव अग्रसारित है, और बहुत जल्द हमें ये बहुत जल्द मुझे लगता है कि इसका शासनादेश निर्गत होगा, जहां हम 180 रुपए पर कुंटल के हिसाब से जो है हम लाभांश एसएफआई के कार्ड धारकों के माध्यम से हमारे राशन डीलरों को जो है वो प्राप्त हो सकेगा। तो ये भी एक कार्य प्रगति हुई है। इसके अलावा हमने कहा था कि भी हमारे पूर्व में निर्देश दिए थे कि हमारे जितने भी सस्ता गल्ले की दुकान है जो रिक्त है उसमें हम लोग महिलाओं को 33% का आरक्षण हम लोग दें, तो उसकी भी प्रस्ताव को जो है देखिए आज जो है एक बैठक जहां राशन डीलरों के साथ में थी, उनके संगठन के साथ में थी, एक बैठक और आहूत थी 4 बजे की, जिसमें हमारे जो राइस मिलर हैं उनका एक लॉजिक विषय था कि उनको जो मंडी शुल्क है वो मंडी शुल्क उनसे 0.5% अधिक लिया जा रहा है, और जबकि 2% ही शुल्क भारत सरकार इस समय धान खरीद में शुल्क जो है वो निर्धारित की गई है। तो मंडी के द्वारा जो है 2.5% लिया जाना एक प्रकार से राइस मिलर का शोषण है। इस प्रकार की बात उनके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया था, जिसको लेकर आज मैंने वित्त के अधिकारियों को आज की बैठक में, साथ ही हमारे जो कृषि सचिव हैं उनको इस बैठक में आज आमंत्रित किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश आज देखने को मिला है कि हमारे संबंधित अधिकारी आज इस बैठक में किन्हीं कारणों से यहाँ पर इस बैठक में नहीं आ पाए हैं, जिसको लेकर मैंने अपनी नाराजगी मुख्यमंत्री कार्यालय को भी बताया है, जिसको लेकर मैंने अपनी नाराजगी चीफ सेक्रेटरी को भी बताया है, क्योंकि इस बैठक को करने से पहले पूर्व में
इन संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ में उनकी सहमति के साथ में ही ये बैठक जो है आउट की गई थी, क्योंकि जनपदों से हमारे राइस मिलर्स आए हुए थे और उन्हीं की सहमति के साथ में बैठक भी बनाई गई थी। तो उनका नहीं आना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको लेकर मैंने अपनी नाराजगी बता दी है और मैं समझती हूँ कि इस पर उचित कार्रवाई होगी। अगली खबर पौड़ी से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को माननीय न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारंट की 100% तामील करने हेतु कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में 5 मार्च को कोतवाली कोटद्वार पुलिस टीम ने आबकारी अधिनियम से संबंधित अभियुक्त NI एक्ट से संबंधित अभियुक्ता मीना देवी और अनिल सिंह को लालपुर कोटद्वार से गिरफ्तार किया है। उक्त सभी गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ऋतु खंडूरी भूषण अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा उपस्थित रही। विधानसभा अध्यक्ष ने महिलाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि नारी शक्ति की प्रगति से ही विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है। मुझे बहुत खुशी है कि SHGs के माध्यम से हम जो अपनी महिलाओं को एम्पावर करना चाह रहे हैं। बार बार मैं इस बात को कहती हूँ कि जब तक हाथ में धन नहीं है, अपनी कमाई नहीं है, अपना पैसा नहीं है, तब तक एम्पावर कहना, विकसित कहना मजा नहीं है। वो जो देखिए पैसे से जो कॉन्फिडेंस एक व्यक्ति को आता है, एक किसी मनुष्य को जो पैसे से कॉन्फिडेंस आता है, वो अलग ही होता है। तो इसलिए स्किल हमने बहुत करी है, बहुत स्किलिंग हो गई है। आई थिंक पहला फेज जो हमारा स्किलिंग था वो हमने जबरदस्त स्किलिंग अपनी महिलाओं को दे दी है और अब समय आ गया है कि उसका फायदा उठाते हुए हमारी सारी बहनें किस तरह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें, उस पर कार्य करना आवश्यक है। और नाबार्ड जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सालों साल महिलाओं का हैंड होल्ड करेंगे, उनको हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, चाहे उन्हें 2 साल लगे सामर्थ्य होने में, चाहे उन्हें 10 साल लगे सामर्थ्य होने में, लेकिन उनका हैंड होल्डिंग करना आवश्यक है, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। महिला बहुत कड़ी मेहनत करती है, देखिए वो घर भी देखती है, नहीं छोड़ सकती है। I can't leave my house, टाइम नहीं है, बट आई स्टिल वांट टू नो कि सब्जी कौन सी बनेगी। समय नहीं है, लेकिन सब्जी कौन सी बनेगी, क्या कौन कॉलेज से बच्चा कब आया, स्कूल से आया कि नहीं आया, वो सब हमारे दिमाग में चलता है। बट वी आर सो गुड एट मल्टीटास्किंग कि हम ये कर सकते हैं। तो अगर ये पुश हमें मिलता है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का, अगर हम ये कर सकते हैं तो हम अपने समाज के लिए तो समर्पित हैं ही। आज भी अगर मैं कोटद्वार की बात करूं, सामाजिक कार्य हो सबसे आगे महिला, पॉलिटिकल हो सबसे आगे महिला, परिवार का स्कूल में जाना हो, पेरेंट टीचर मीटिंग में सबसे पहले माँ ही पहुंचती है। तो बहुत ज्यादा सक्षम है, उसके अंदर जो ताकत है, जो शक्ति है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरफ करेगा कार्य। देवी, अभी आपने एक बड़ा अच्छा हमको श्लोक सुनाया, लेकिन भाई अब 9 दिन की देवी नहीं, 365 दिन की देवी मानोगे तो ठीक है, नहीं तो हम 9 दिन की देवी बनने को तैयार बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें नहीं बनना 9 दिन की देवी, हमें 365 दिन की देवी बनाओ, सब ठीक है। अगला शब्द हटा दीजिए हमारे आगे से, हम नहीं है। अगर मैं सिर्फ घर के काम भी करती हूँ, आई एम अ प्राउड हाउसवाइफ। जो महिला घर में काम करती है उसको भी उतना ही सम्मान दीजिए, उससे ज्यादा बड़ा काम नहीं हो सकता है। वो दिन भर घर में रहकर जिस तरह से काम करती है, शायद हम जो बाहर आती हैं महिलाएं, हम तो फिर भी अपनी बात कह सकते हैं, आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं महिलाओं से,
उनका 24 घंटा जो चौका और चूल्हा में रहता है, उनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना किसी और को मिलना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा काम नहीं हो सकता है घर को देखना, घर को संभालना। तो हम सबको इस चीज की चिंता करनी चाहिए। कहते हैं हमको कि तुम एक सीता हो, सावित्री हो, ठीक है, हम तो हैं, लेकिन दुर्गा और काली भी हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो आप सबने मुझे समय दिया, आप सबने मुझे सुना, इसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि नाबार्ड जिस तरह से महिलाओं के साथ, एसएचजीज के साथ काम कर रहा है, आगे भी करता रहेगा, ताकि एक 50% जो हम लोग हैं, हम लोग भी मजबूती से इस देश को विकसित करने में हमारी भी भागीदारी रहे। बहुत बहुत आभार। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। जन औषधि केंद्र पर आइए, आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं, कम दाम में क्वालिटी का है वादा। यहाँ दाम है कम, दवा मिलेगी उत्तम। मातृशक्ति है देश का आधार, स्वदेशी है लाना, देश को स्वावलंबी है बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अनूठी पहल, जन औषधि केंद्र निकट ऊर्जा भवन, बल्लेवाला चौक, देहरादून। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर खटीमा से है, जहां लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में सावित्री चंद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ने बताया कि प्रयाग में 40 से 50 दिन चलने वाले महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा लगातार सेवा की गई, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं को निशुल्क चिकित्सा सेवा दी गई और दवा वितरण किया गया। उद्देश्य है कि हम जो कुंभ में हमने 50-60 दिन जो सेवा दी उसके बारे में बताना और किस तरह से हमने वहाँ अपनी सेवाएं दी, उसको विस्तार से रखना और आगे भी हम लोग क्या क्या करने वाले उसके बारे में बताना। कुंभ में हमारा 10 जनवरी से निशुल्क सेवाएं प्रारंभ हुई, जिसमें आवास, निशुल्क चिकित्सा और निशुल्क भोजन। दिन रात हमारा गर्म पानी फ्लास्क उनको दिया गया और करीब 50 लाख कंबलों की व्यवस्था थी, जिसमें कि अखाड़ों से लेकर आम जनता तो थी, अखाड़ों से लेकर पुलिस से लेकर सब लोगों ने उसका आनंद उठाया, क्योंकि ठंड बहुत थी और जो जितना चाहता था उसको हम निशुल्क कंबल दे देते, चाहे 4 मांगे, 8 मांगे, 10 मांगे, कोई उसकी सीमा नहीं थी। बिल्कुल, हम लोग हमेशा जहां भी मौका मिलता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद इस कार्य को करता है और आगामी जो भी इस तरह के अवसर आएंगे उसमें करता रहेगा। पूरे भारतवर्ष से तकरीबन 2 लाख जो आम कार्यकर्ता थे वो तो थे ही थे, साथ में जो पूर्णकालिक करीब 600 लोग थे जिन्होंने वहां पर सेवाएं दी। चिकित्सा सेवा कितने लोगों? चिकित्सा सेवा तो उसमें 4 डॉक्टर बैठते थे और उसके साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोगों से डिमांड की थी, ताकि क्योंकि सभी लोग उतने दिन लगातार सेवा नहीं दे सकते, तो अपने अपने हिसाब से कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, कोई 25 दिन, इस तरह से डॉक्टर्स को हमने रिक्वेस्ट किया था, तो उन लोगों ने नंबर से, लेकिन एक डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने पूरे उसमें, उनका सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ, पूरे 45 दिन तक उन्होंने अपनी सेवा दी। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां शीतकालीन यात्रा पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शानदार बॉन्डिंग दिखी।
प्रधानमंत्री को जब जहां मौका मिला वह मुख्यमंत्री को शाबाशी देते प्रोत्साहित करते हुए दिखाई दिए। भाषण खत्म कर मुख्यमंत्री जैसे ही प्रधानमंत्री के करीब पहुंचे तो पहले तो उन्होंने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, बाद में मुख्यमंत्री की पीठ भी थपथपाई। पारंपरिक परिधान और टोपी पहनने प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई आंचलिक शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां 16 जनवरी को सिद्धबली मंदिर के पास एक सड़क दुर्घटना में एक युवती की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले कार चालक की पहचान कर उसे 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले पर एक व्यक्ति ने फेसबुक पर पोस्ट किया, जिससे यह आभास हुआ कि पुलिस ने पैसे लेकर समझौता किया है। पोस्ट पर कई कमेंट्स आए, जिससे पुलिस की छवि धुंधली हुई। जांच के बाद इस व्यक्ति के खिलाफ कोटद्वार कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर की निष्पक्ष जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। दिनांक 16/1 को सिद्धबली के पास एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी। अज्ञात वाहन द्वारा एक्सीडेंट कर दिया, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था सत्संग धाराओं में। इसी बीच किसी ने ये फेसबुक पे दुष्प्रचार कर दिया कि पुलिस द्वारा आरोपी को किससे मिले भगत कर करके उसको फैसला किया जा रहा है या पैसा लेके जा, जिस पे कमेंट भी पुलिस के अगेंस्ट कमेंट आए थे, जिसको पढ़ के स्पष्ट लग रहा था कि पुलिस की आम छवि धूमिल की जा रही है, जिस पर पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया। और एक्सीडेंट करने वाले आरोपी को 31/1/25 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। और जो पुलिस के पे जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिसपे ये लोगों ने ये कहा कि ये गलत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसके संबंध में भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ने इसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार को दी गई है, जिसकी निष्पक्षता से जांच की जा रही है। मसूरी में नया पोस्टमार्टम हाउस बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते अधिकारियों ने मसूरी उपजिला चिकित्सालय के पास खाली पड़ी भूमि का निरीक्षण किया, जहां पोस्टमार्टम हाउस और पार्किंग बनाने पर सहमति बनी है। बता दें कि पूर्व में स्थापित पोस्टमार्टम हाउस पर शव को ले जाने में लोगों को दिक्कत होती थी, जिस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के निर्देश पर इसे शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है। अगर पोस्टमार्टम हाउस बनता है तो काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम करने हमारे चिकित्सक ही जाते हैं, ओपीडी छोड़ के भी जाना पड़ता है। तो अगर पास में रहेगा तो पोस्टमार्टम का कार्य पूरा करके अपने ओपीडी या ऑपरेशन जो भी है उसको भी पूर्ण कर सकते हैं समय से। अन्यथा दूर होने पे दिक्कत आती है मरीज चिकित्सकों को जाने आने में। एक और दूसरा ये कि ज़मीन चिन्हित हो गई है आज चिकित्सालय परिसर में, और जेई साहब पांडे साहब ने देखा है उनको, और इसका जो भी अप्रूवल देने के बाद जैसे कि पेटवाल जी ने बताया, माननीय मंत्री जी ने इसके निर्देश दिए हुए हैं पूर्व में भी कि इस पर जल्दी ही कार्रवाई हो जानी चाहिए। मानकों के हिसाब से ज़मीन मेरे हिसाब से तो पर्याप्त है। अब जेई साहब क्या बोलते हैं उसमें वो उनका वो है, पूरा निर्णय रहेगा इसमें। और इसमें पार्किंग की जहाँ तक बात है, हाँ अगर ये बन जाता है मानकों के हिसाब से तो पार्किंग भी उसके जो रूफ़ है, रूफ़ में अच्छा खासा पार्किंग हमारे हॉस्पिटल की पार्किंग के साथ मिलान करके उसका रूफ़ बन जाएगा, और वो बहुत बड़ी पार्किंग हमारे लिए होगी, जो कि हमारे मरीज़ जो आते हैं बेचारे अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं, बहुत दूर से गाँव से आते हैं, उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। तो क्या आपकी तरफ से अप्रूव हो गया है कि ये जगह दी जा सकती है? जी, हमने अप्रूवल दे दिया। हमारे पास 2 ज़मीनें हैं जो कि अभी बंजर पड़ी हैं, जिसमें कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उसमें अगर ये पीएम हाउस के लिए अप्रूवल मिल जाता है पांडे साहब की तरफ से और ये ओके कर देते हैं तो हमारे लिए भी बढ़िया रहेगा, और ज़मीन हमारे पास है पर्याप्त। माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी, मसूरी के सभी वासी ये निवेदन कर रहे थे कि जो पोस्टमार्टम हाउस यहाँ पे अभी है वो इस जगह पे है कि जहाँ पर बहुत दिक्कत आती है। वहाँ पे ना उनके जो कोई भी व्यक्ति हो जिसके साथ घटना हुई उसके ना उनके जो साथ में लोग रहते हैं उनके लिए रुकने की जगह है, और वो ऐसी जगह पे है कि जहाँ पर बरसात में भी बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए माननीय मंत्री जी ने सभी से ये कहा है कि जो कार्यदायी संस्था होगी उसमें ये मिनट्स में आया था, मीटिंग की थी माननीय मंत्री जी ने, उन्होंने कहा था कि एमडीडीए को निर्माण करेगी और ये नगर पालिका की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए नगर पालिका के अधिकारी भी यहाँ पे थे, एमडीडीए के जो जेई है पांडे जी वो भी यहाँ पे थे, और जो हमारे जो हॉस्पिटल के जो सीएमएस साहब हैं डॉक्टर यतन जी, उनके साथ अन्य सहयोगी सभी उन्होंने बताया है कि किस तरह से होना चाहिए। लेकिन जो प्रस्तावित थी वो
मानकों के हिसाब से पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि यहीं एसडीएस हॉस्पिटल के नीचे जो हमारे पास ज़मीन है, तो उस पर जो है पोस्टमार्टम हाउस बना जाए, जिससे कि जो है आगे लोगों को। और मैं पोस्टमार्टम हाउस के इसलिए आपको कर रहा हूँ कि खाली मसूरी के लोगों के साथ कोई घटना हो जाए वो तक सीमित नहीं है। टूरिस्ट सीजन में कई टूरिस्ट आते हैं और कई के साथ कोई घटना हो जाती है तो वो लोग बहुत परेशान होते हैं। इसलिए ऐसी सुविधाजनक स्थान पर यदि पोस्टमार्टम हाउस होगा तो निश्चित ही लोगों को इसकी सहूलियत मिलेगी। उत्तराखंड में चल रहे प्राइवेट स्कूलों के मनमाने अवैध कारोबार के खिलाफ आज देहरादून राजधानी में एबीवीपी छात्र संगठन ने मोर्चा खोल दिया। जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख विरोध प्रदर्शन कर उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से हर साल फीस में वृद्धि को लेकर, स्कूल यूनिफॉर्म में बदलाव को लेकर और सबसे मुख्य महंगी किताबों को लेकर आम माध्यम वर्ग एवं गरीब छात्रों एवं उनके अभिभावकों को हो रही आर्थिक मानसिक परेशानी को लेकर हल्ला बोला और जिलाधिकारी जी को ज्ञापन सौंपा और स्कूल की इस मनमानी को लेकर अवगत कराया। साथ ही एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी अगर इस फीस और शिक्षा शोषण पर अंकुश नहीं लगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राहुल कन्नौजिया की एक खास रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देहरादून महानगर के आप सभी कार्यकर्ताओं का जिला कार्यालय देहरादून आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, विद्यार्थी परिषद लगातार छात्र हितों के लिए आंदोलन करती रहती है और कई बार इन प्राइवेट कैंपसों के माध्यम से ये प्राइवेट कॉलेजों के मनमाने से विद्यार्थी परिषद को इस आंदोलन करने के लिए बाध्य हुआ। लगातार आप देख रहे होंगे प्राइवेट स्कूलों में किस प्रकार से अपनी मनमानी को चरम सीमा पर पहुंचा दिया गया है। चाहे मैं आपसे बात करूं फीस वृद्धि की, लगातार प्रति वर्ष फीस वृद्धि को इतनी रफ्तार से बढ़ा दिया गया है जैसे ये पैसा कहीं से आ रहा है। मैं बात करूं स्कूल में, चाहे वो क्लास टेस्ट हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो ईयर एग्जाम हो, उसमें रीएडमिशन लेने की या एग्जाम लेने की हर बार ये एग्जामों में स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाई दी गई है। इसी मार्ग को लेकर आज हम सभी ने विद्यार्थी परिषद में एडीएम कार्यालय का घेराव किया। आप सभी कार्यकर्ताओं ने इस जुनून की सोच के साथ आंदोलन को सफल बनाने का आयोजन लिया, आंदोलन को सफल करा। मैं आप सभी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद करता हूँ। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये भी मांग करने के छात्र संघ के महासचिव आपसे मैं आगे निवेदन करूंगा कि आप आकर वो सब हम सभी का मार्गदर्शन करें और प्राइवेट स्कूलों में किस प्रकार से पाबंदी लगे, किस प्रकार रुकावट हो, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूँ। जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों में हो रही उनकी मनमानी फीस वृद्धि से लेकर संबंधित समस्याओं को लेकर डीएम साहब के ऑफिस में आए हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पे बहुत नामी स्कूल है जो कि मनमानी रूप से फीस वृद्धि करते हैं। उनका ऐसा एक विशेषताई रूप है कि अगर कोई बच्चा अपनी ड्रेस लेना चाहता है तो वो उसी स्कूल से लेगा, किताबें लेना चाहता है उसी स्कूल से लेगा, चाहे कोई भी वो स्कूल से संबंधित कोई भी वस्तु खरीदता है तो बिल्कुल कोई स्कूल से लेना पड़ता है। हमें लगता है कि ये बिल्कुल एक मनमानी है क्योंकि यहाँ पे एक गरीब मध्यम वर्ग का छात्र पढ़ता है, अभिभावक कहते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड में आप देहरादून देखेंगे किस प्रकार से वैसे भी यहाँ पे रोजगार की समस्या रहती है, साथ ही यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या होती है शिक्षा को लेके। अगर आप देखेंगे कि किसी आप यहाँ पे आप इसी रोड से अगर डीएवी कॉलेज तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत से प्राइवेट स्कूल मिलेंगे जो मनमानी रूप से शिक्षा छुट्टी होती है और ट्रैफिक पे काम कर देते हैं और ना ही उनसे अपनी पार्किंग है, ना ही उनसे ऐसी व्यवस्था होती है कि वो एक स्कूल को बेहतर चला सके। परंतु कहीं ना कहीं किसी न किसी मिली भगत की वजह से वो बच्चों पे अपना अभिभावक पे अपना फीस वृद्धि का जोर डालते हैं। आज यहाँ पे आप सभी उपस्थित हुए, आपकी सभी उपस्थिति में आज शासन और प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि अगर जल्दी से जल्दी इससे कोई कार्रवाई नहीं होती है, प्राइवेट स्कूलों पर अगर इस पर अंकुश नहीं लगता है फीस वृद्धि में, तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम सब यहाँ पे एकत्रित इसलिए हुए हैं क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो अपने हर एक छोटे से छोटे कार्यक्रम के लिए, यहाँ तक कि बच्चों को
नहीं है। तो अगर बच्चा अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं सीखेगा, सिर्फ पढ़ाई से बच्चे को भविष्य में नहीं मानती किसी बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अच्छा करे, उसके और भी फील्ड होते हैं। खेलों में भारत अभी अपना ये सेमीफाइनल जीता है, जो बहुत सारे हमारे फील्ड है। तो जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक हम सभी का मानना है कि इतना एक मध्यम वर्ग का जो आदमी होता है वो इतना फीस नहीं दे सकता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप सभी इसी तरह हमारा साथ दें और मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग इसी तरह से जोर शोर से हमारे साथ आगे बढ़े। धन्यवाद। सबसे पहले तो यहाँ पर आए हुए सभी एबीपी के कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप इस तरीके मुद्दे के लिए आप सभी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पुरजोर के साथ हमारा साथ दिया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अगर हम बात करें 18वीं 19वीं सदी की, तो हमारे लिए जीने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता थी: घर, मकान, कपड़ा और भोजन। लेकिन अगर आपको 21वीं सदी में जीना है तो आपको इन 4 चीजों के साथ एक अन्य चीज है, जो है शिक्षा। लेकिन हमारा देश, आजादी हमारे देश को 1947 में मिल गई थी, लेकिन आज के समय जिस तरीके से शिक्षा का लेवल है, हमारे देश में शिक्षा का लेवल लगातार घटता जा रहा है। लेकिन उन्हीं शिक्षा के स्कूलों में शिक्षा जो फीस है उसकी वृद्धि लगातार उसी दर से बढ़ती जा रही है। हमारे देश में बहुत सी सरकारें आई, सभी ने सर्व शिक्षा अभियान, सब बड़े ऐसे कई अनेक योजनाएं लाई, जिससे कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक अच्छा किया जाए। लेकिन हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, देहरादून ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरीके से शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूलों को व्यापार, एक बिजनेस का जरिया बनाया गया। आप आज भी देखोगे एजुकेशन सेक्टर के जितने भी बड़े बड़े मालिक है, उनका जो बड़ा से आप देहरादून में ही देख सकते हो, प्राइवेट जो स्कूलों के मालिक है वही, उनकी इनकम डे बाय डे बढ़ते जा रही है, लेकिन शिक्षा की क्वालिटी डे बाय डे गिरते जा रही है। इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। और अगर ये शिक्षा की फीस वृद्धि अगर ऐसी रुकती नहीं है तो आगे भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसे ही अनेक आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय की होगी। धन्यवाद। और ये क्या कहना है इसमें? हम लोगों का कहना ये है कि जो प्राइवेट स्कूल जो हर साल फीस में वृद्धि करते हैं उसको बंद करें। जो गरीब परिवार है वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा प्राइवेट स्कूलों में? जो प्राइवेट स्कूल वाले जो कहते हैं कि हमारे यहाँ से ड्रेसेस लो, हमारे यहाँ से उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जो अलग अलग पैसा वसूल करते हैं गरीब परिवारों से, तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा कैसे देंगे? तो इसके लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि फीस वगैरह का एक तरीके से कि गरीब परिवारों को दिक्कत ना हो। इसको लेकर हमारा विरोध है। तुम्हें ये अपने ड्रेस की स्कूल में देने, किताबें भी स्कूल में देने, इसका कहना क्या है? हम लोगों का कहना ये है कि अगर ड्रेसेस लेता है तो वो कम रेट पे भी सकती है, और स्कूलों में फिक्स रेट होता है, जिससे कि आपको हाउस वाइज भी अलग अलग ड्रेसेस लेनी पड़ती है। तो मध्य परिवार कैसे अफोर्ड करेगा इसका स्कूल, जो हर साल वृद्धि कर देते हैं चीजों में कि अभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन है तो उसकी फीस अलग से लगेगी। अगर हम बुक्स की बात करें तो उसमें भी कुछ बुक्स होती हैं कि जो हम स्कूलों से ही लेनी पड़ती है, तो वो चीजों को हम कहते हैं कि उन चीजों को ऐसे ना करें। सरकार से क्या बोलना है? हम लोगों का सरकार से ये कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में एक मानक सेट कर दिया जाए कि फीस ताकि हर साल वृद्धि ना हो, एक फीस है तो उसको बीच रखें। और क्या होता है कि कई बार कहते हैं कि बच्चे ने अगर एग्जाम में फेल हो गया है तो उसको दोबारा रीटेस्ट के लिए भी अलग से फीस लेते हैं। और आजकल क्या है कि अगर एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहे हैं तो उसके लिए भी हम एडमिशन फीस अलग से देते हैं, जैसे कि ऐसा नहीं होता है, उसके लिए भी फीस एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को बैठने भी नहीं दिया जाता, परीक्षा जो है पैसे बच्चों का नुकसान हो रहा है, शिक्षा का तो ऊपर क्या है। इस पे हमारा कहना यही है कि स्कूलों में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा पूरे साल पढ़ रहा है तो उसके साथ ऐसा ना करें। जैसे कि आप देखोगे कि सरकारी स्कूलों में भी होता है, अगर 2 बहन भाई या 3 बहन भाई पढ़ते हैं तो फीस में कुछ छूट दी जाती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल बराबर फीस लेता है। तो उसमें हमारा यही कहना है कि मध्य परिवार कैसे अफोर्ड कर पाएगा प्राइवेट स्कूल, और शिक्षा भी हमें अच्छी देनी है। तो इसके लिए हमारा सरकार से यही है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस को एक
सेट कर दिया जाए कि इतनी ही फीस रहेगी, वो हर साल अपनी फीस में वृद्धि करते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल तो बनवाए तो उसी के लिए हम विरोध कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि ये चीजें बंद करें, नहीं तो हम और विरोध करेंगे। आज तो हम ज्ञापन देने आए हैं और इसमें हमारा उग्र आंदोलन हम करेंगे। शिक्षा मंत्री या फिर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगी, हम उग्र आंदोलन करेंगे और वो सभी लोग देखेंगे कि हम लोग की विद्यार्थी परिषद किस तरीके से आंदोलन करेगी। और जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार है, बीजेपी, हम इससे नहीं वो डरते हैं। अगर हम छात्र हितों में है तो हम उसके लिए आंदोलन करेंगे, चाहे हमें किसी भी सीमा तक जाना पड़े। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।